वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के खुद सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ये मुस्कुराहट बता रही है कि सर आप ही कर लो, हमारे बस का है नहीं। तो चलो भाई हम ही करते हैं। सबसे पहले कह रहा है गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, क्यूब ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। तो इसका तो आंसर अपने को पता है कि ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है। तो इसके जो सेकंड वाला पार्ट है इसका आंसर तो नो है, ये तो मुझे पता चल गया। फिर कह रहा है कि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, एक सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास एंड एक क्यूब का सेंटर ऑफ मास। तो मैं ये बोल दूंगा कि इनका जो भी ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही इनका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी के हैं, रेगुलर शेप है। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रेगुलर शेप मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पर इनका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इन सभी का आंसर है ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर समझ गए? फिर इसके बाद बड़ी गंदी शक्ल आ रही है इसमें आज। फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। इन द एससीएल मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर ये एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और ये अगर एक क्लोरीन न्यूक्लियस है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो जो एल डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस नाम दे दो, ये 1.27 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ये बात आपको पहले से पता है। तो इसका जो सेकंड पोर्शन है, फिर से इसमें होने लगा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट द क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स। मतलब अगर इसका मास m है तो इसका मास है 35.5 m times as massive as hydrogen atom, and the nearly all the atoms of the mass of the atom is concentrated in its nucleus। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि सारे के सारे पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास है और दोनों सेंटर पे है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसमें अपन बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास की दूरी हाइड्रोजन एटम से अगर मान लो x मान ली जाए या xcm मान ली जाए, तो अपन बोल देंगे कि जो xcm होगा वो xcm की वैल्यू हो जाएगी m1x1, दैट इज m इंटू जीरो, क्योंकि तुम इसको ओरिजिन मान लो। इसको ओरिजिन मानोगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1.27, 0 प्लस m2x2। m2 इज 35.5 m, x2 की जगह 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m प्लस 35.5 m। तो ऊपर बचेगा 35.5 इंटू 1.27 और नीचे बचेगा 36.5 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये अपने पास एक्ससीएम निकल के आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज ऐसी लग रही है कि देख के पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस, तो अपन को इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोग खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन। बार बार इधर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। मेथड तो पता चली गया, चित्र बनाओ सॉल्व कर लो। डन।
चलो अगला क्वेश्चन, कर लेगी ना। A child sits stationary at one end of a long trolley, moving uniformly with speed v. तो एक कोई लॉन्ग ट्रॉली है, यूनिफॉर्म स्पीड v से जा रही है, इसके एक एंड पे, एक किनारे पे एक बच्चा बैठा है। On a smooth horizontal floor, if the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of center of mass of the trolley? वो कह रहा है कि यार इसके ऊपर एक बच्चे को बैठा दो, बैठ गया। अब बच्चा इस कोने से उठ के मान लो इधर आगे जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, रन्स अबाउट ऑन ट्रॉली इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से दौड़े, तो बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम। क्या लग रहा है? अगर ये तो v से चली रही है, अब ये लड़का और चलने लगा इसके ऊपर अलग स्पीड से, तो क्या इसके सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन ये है। तो देखो इसका आंसर तो बहुत आसान है, इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन का जीरो हो जाना। एक्सेलरेशन जीरो मतलब एफ एक्सटर्नल कितना है। अगर किसी भी सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ या ना? क्योंकि पहले लड़का रुका हुआ था, सिर्फ ये चल रहा था और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यही तो कह रहा है ना। उसके बाद लड़का चलने लगा, तो लड़के के चलने से इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ आया नहीं, सारे के सारे फोर्सेस तो इंटरनल हुए ना। लड़के ने प्लैंक को पीछे खिसकाया, प्लैंक ने लड़के को आगे धक्का दिया, लड़का और प्लैंक मिला के एक सिस्टम। बाहर से कोई फोर्स लगा क्या? अगर बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा तो एफ एक्सटर्नल जीरो, इसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली, तो जो पहले थी वही बाद में रहेगी। पहले कितनी थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी? v, तो बाद में भी कितनी रहेगी? v। पहले v इसलिए थी क्योंकि इसकी तो जीरो थी, जो भी वेलोसिटी थी इस प्लैंक की थी, जो प्लैंक की वेलोसिटी है वही किसकी होगी? सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगी? v के। समझ गए बात? इतना गहरी नींद में है क्या तू? Show that area of triangle contained between the vectors a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b। भाई साहब ये बड़ी प्यारी बात कह दी इसने। ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, ये 6.3 है और ये 6.4 है। दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर का नाम है a, स्मॉल a है, इसका नाम है b, इनके बीच का कुछ एंगल है थीटा। थोड़ा सा ना इसको ऐसा बना लेते हैं। अब वो कह रहा है कि एक काम करो, आप इस बात को प्रूफ कर दो कि जो आप a क्रॉस b निकालते हो तो ये a और b का जो एरिया होगा, a क्रॉस b बनाने से जो एरिया बनेगा, मतलब ये एरिया, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। कह रहा है इस बात को प्रूफ कर दो। बहुत आसान है इस बात को प्रूफ करना। देखो बोर्ड पर नजर बना के रखना, एक बार में चमक जाएगा। ये अगर b है टोटल, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? b cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? b sin थीटा। हाँ या ना? अब इस बात को प्रूफ करने के लिए अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये होता है कि नहीं होता? अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है? तो आपको ट्रायंगल दिखाया तो ट्रायंगल का बेस a के बराबर है कि नहीं? और अगर इसकी हाइट बोलें तो हाइट कितनी है? b sin थीटा। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ a
क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसी को अपन बोलते हैं ए बी साइन थीटा। बात खत्म हो गया प्रूफ। बड़ी घटिया बात है वैसे तो, लिख लेनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसको, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप्ड। पैरेलल पाइप्ड क्या होता है जानते हैं आप लोग? क्यूबॉइड शेप होती है पैरेलल पाइप, फॉर्म्ड ऑन थ्री वेक्टर्स ए बी सी। मतलब ऐसा सिचुएशन है, समझ गए? ठीक। अब इसमें उसने वैसा बोला है कि यार आप ना ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी बता दीजिए, वो इसका वॉल्यूम होना चाहिए, इस बात को प्रूव कर दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ जाना कि बहुत इजी है, इनमें कुछ भी चीज़ टफ नहीं होती। तो मैं ना एक अलग रंग लेता हूँ, और इस रंग से ना तुम्हें कुछ कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, एंड इसको बोल दिया जेड एक्सिस। इससे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड है ए। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ए हो गई। ये वाली लेंथ को बी नाम दे दिया, ये वाली लेंथ को मैंने सी नाम दे दिया। ठीक, तो और नामकरण कर दें। अब नामकरण करने के लिए मैंने थोड़ा सा और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा छोटा चित्र है, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या हो रहा है? गधा नहीं तो छोड़ो। तो मैं ऐसे ही तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज ए, यहीं पे डिनोट कर देते हैं। ये लेंथ है बी, एंड ये वाली साइड हो गई सी। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? नहीं। एक्स एक्सिस के अलोंग वाली साइड ए है, वाई एक्सिस के अलोंग वाली साइड बी है, एंड जेड एक्सिस के अलोंग वाली साइड सी है। अब मैं कह रहा हूँ तुमसे कि यहाँ पे ना अपन ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर तुम करोगे तो तुम लिखोगे, देखो सर, ए तो है आई कैप के अलोंग, और बी है जे कैप के अलोंग। तो ये हो जाएगा सर ए बी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के बराबर, तो हो जाएगा ए बी इंटू के कैप। इतना चमक गया? हाँ है ना? ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसके साथ एक डॉट प्रोडक्ट, अच्छा इसने बी क्रॉस सी डॉट ए बोला है, तो मैंने ए क्रॉस बी ले लिया, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वो कह रहा है वही ड्राइव कर देते हैं। क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट में चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी करो, बी डॉट सी क्रॉस ए करो, या सी डॉट ए क्रॉस बी करो, सब सेम ही होता है। बी क्रॉस सी करेंगे तो हम लिखेंगे बी जे कैप क्रॉस सी के कैप, क्योंकि बी जे कैप के अलोंग है और सी के कैप के अलोंग है। तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना होता है बेटा? तो ये हो जाएगा बी सी आई कैप। बी क्रॉस सी पता चल गया। अब तुमको प्रूफ क्या करना था? इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पता है, वॉल्यूम अगर इसका तुमको बोला जाए तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है तुम्हारे पास ए बी सी, हाँ है ना? एरिया इंटू लेंथ। तो कोई भी अगर एरिया निकालोगे तो बी क्रॉस सी ये वाला एरिया हो गया, सही बात है। और इसमें लेंथ ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो अपन इसी की बात प्रूफ करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी निकाला जाए, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? तो ए वेक्टर है मेरे पास ए आई कैप, बी क्रॉस सी कितना आया है अपने पास? बी सी इंटू आई कैप। तो आई डॉट आई कितना हो जाता है? 1। तो ये कितना हो गया? ए बी सी इंटू आई कैप डॉट आई कैप, जो कि होता है 1। तो ये हो गया ए बी सी, जो कि है एक्चुअल में इस पैरेलल पाइप या फिर पैरेलल क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, प्रूफ हो गया, छाप लेंगे।
चलो अगला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम L of a particle whose position vector is r with components x, y, z and momentum p with components px, py, pz. Show that particle moves only in xy plane. Angular momentum has only z component. बहुत कचरा बातें कर रहा है. एक पार्टिकल है जो एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर रहा है. वो कह रहा है अब तीनों में मूव नहीं कराना. इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन तो इसका मतलब उसकी पोजीशन में जेड कंपोनेंट कभी आने वाला नहीं है. मतलब अगर मैं उसका पोजीशन वेक्टर लिखूं भी तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जीरो के कैप, क्योंकि वो किस में मूव कर रहा है, ओनली एक्स वाई प्लेन. तो आपको जब भी इसका पेपर में सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसीलिए इसका जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो. अब हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये पोजीशन वेक्टर ये जीरो है देन एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली अ जेड कंपोनेंट. अब एंगुलर मोमेंटम के पास सिर्फ जेड कंपोनेंट है ऐसा ये बोल रहा है. और मोमेंटम के पास अगर बात करें तो मोमेंटम है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. ठीक है, ये है बात भाई. So that its particle move in xy plane, the angular momentum is only z component. ठीक है भाई. तो एंगुलर मोमेंटम का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, r क्रॉस p. तो r क्रॉस p अपन कर देते हैं. तो सबसे पहले i j k, i के नीचे r के नीचे x y 0 और इसके नीचे हो जाएगा p का px py pz. चमक गई बात. अब ये नलायक हमसे इसको सॉल्व करवाना चाह रहा है तो हम सॉल्व कर देंगे, हमें क्या है. तो बोलेंगे आई कैप ब्रैकेट लगाएंगे x इंटू पी जेड, ये पी एक्स इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो. तो जीरो ही हो गया. फिर आ जाएंगे प्लस सॉरी माइनस का जे, क्योंकि अपन को सॉल्व करना है तो प्लस माइनस प्लस. जैसे ही मैं इसको प्लस माइनस प्लस करूंगा तो हो जाएगा माइनस का जे, माइनस का जे हो जाएगा तो x क्या, अच्छा मैंने गलत लिख दिया. हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, प्रिंटिंग एरर कर दी. y इंटू पी जेड होगा, इसमें हो जाएगा x इंटू पी जेड. ठीक है, और इसका जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा पी वाई इंटू जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा. और फिर प्लस का के कैप अगर लिखेंगे तो उसमें दोनों चीज़ आ जाएंगी. इसमें हो जाएगा x इंटू पी वाई और दूसरा हो जाएगा पी एक्स इंटू वाई माइनस पी एक्स इंटू वाई. ये कहानी है. अब अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट आ रहे हैं, वाई पी जेड आई कैप भी आ रहा है, माइनस एक्स पी जेड जे कैप भी आ रहा है एंड प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप भी आ रहा है. जबकि हमसे ये क्या प्रूफ कराना चाह रहा है, एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट. इसका मतलब ये दोनों टर्म कैसी होनी चाहिए थी, जीरो. अब इसके लिए क्वेश्चन को वापस से पढ़ा जाए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर पोजीशन वेक्टर है, मोमेंटम इज पी विद कंपोनेंट पी सो दैट इज अ पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन. अब देखो पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी किस में होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी. अगर वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में होगी तो उसका जो एक कंपोनेंट है जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जीरो. तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में ये पी वाई भी कितना हो जाएगा, जीरो. समझ गए बात को. पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब जेड जीरो हो गया, इसका मतलब मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन भी कितना हो जाएगा, जीरो. चमक गई बात. तो इस बात को यहाँ लिख भी सकते हैं, सिंस पार्टिकल इज मूविंग in xy plane so z will be zero and momentum in z direction will also be zero. क्योंकि xy में मूव कर रहा है तो z में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जब z में वेलोसिटी नहीं है तो z में मोमेंटम नहीं है. ठीक है,
तो ये टर्म जी भी जीरो हो जाएंगी, तो एल आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इंटू के कैप। हो गया प्रूफ। ये सिर्फ तुम्हारे पास कौन सी डायरेक्शन है, के कैप। तुम थोड़े गधे नहीं हो, यही तो बात 3 बार बोला कि पी वाई जीरो इसलिए किया कि जब वो एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है तो क्या वो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तेरा ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये तेरा वाई एक्सिस है। अब पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, जीरो, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी। समझा, पक्का, नींद में तो नहीं है। ठीक है, इसका चाहो तो रीजन भी लिख लो, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन जीरो है इसलिए। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन along parallel lines separated by a distance d। तो जैसे ये दो डिस्टेंस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दो पार्टिकल जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और दूसरा नालायक इधर जा रहा है। दोनों का मास m है, दोनों की स्पीड v है, और इनके बीच का जो लाइन का सेपरेशन है d अपन को दे रखा है। Show that the angular momentum vector of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो कह रहा है कि आप इस बात को प्रूफ कर दीजिए कि वो सेम ही रहेगा। बहुत आसान है प्रूफ करना, कोई भी जनरल पॉइंट मान लेते हैं, बताओ कौन सा जनरल पॉइंट मान लें। तुम जो बोलोगे वही मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे कोई पॉइंट, है ना, इन जनरल मान लेते हैं। अगर यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं, पी, पी रख देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को अगर वाई मान लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस वाई, यही होगी। अब आपको जो पढ़ रखा है उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी लिखा जाए। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी अगर लिखेंगे तो इस पी पॉइंट के अबाउट ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इस पी पॉइंट के अबाउट ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो इसका मतलब ये तो दोनों जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं पॉजिटिव रहेंगे, एक सेम डायरेक्शन है, या नेगेटिव जो भी मानना है, तो मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो हमने पढ़ रखा था, फॉर्मूला था आर क्रॉस पी, तो ये हो जाएगा एम वी आर, मतलब आर परपेंडिकुलर इंटू पी, यही हो जाएगा ना। तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर इसको आप आर पी साइन थीटा जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये हो जाएगा आपके पास एम वी तो हो गया मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई वाई। हाँ या ना, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, प्लस अगेन ये भी एम वी है बट डायरेक्शन दोनों की क्लॉकवाइज है, तो सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव मान लिया मैंने। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट से कितनी है, डी माइनस वाई। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी की बात हो रही है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एम वी वाई प्लस एम वी डी माइनस एम वी वाई, ढिचके आओ, तो एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट कितना हो गया, एम वी डी। अब बताओ किस बात पर डिपेंड कर रहा है क्या, कि किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, एम वी और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। इसके अलावा किसी भी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर किसी के मन में और भी कोई दर्द है तो एक काम करो, एक पॉइंट यहाँ पे भी ले लो, है ना, और मजे ले लेते हैं। अगर तुम इस क्यू पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस ऊपर वाले पार्टिकल का हो जाएगा एम वी इंटू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि इस लाइन की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो जीरो है, ये वाली लाइन इस पॉइंट से ही पास कर रही है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जीरो। क्लियर हुआ। और दूसरी बात, जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस नीचे वाली लाइन की, इसका जो लाइन ऑफ मोशन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी। तो ये कितना हो जाएगा, एम वी डी। तो देख तू क्यू के अबाउट निकाल रहा है तब भी कितना आ रहा है, एम वी डी, तो किसी के भी अबाउट निकाल ले हमेशा सेम ही आएगा। अप्रूव हो गया, है ना। और आप लोग अगर थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हों, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मैं इसके पीडीएफ तुमको दे दूंगा,
है ना। तो घर पे लिख लेना आराम से। इससे बेटर है कि मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं आज, और फिर आप लोग अगली क्लास में अपन ग्रेविटेशन शुरू कर लें, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन तो फिर गौर से सुनते जाओ। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देख रहे होगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ए नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट रेस्ट बाई टू स्ट्रिंग। एक रॉड को ऐसे दो रस्सियों में पकड़ के ऐसे अपन ने लटका दिया है। स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल्स आर 36.9 एंड 53.1। भाई साहब ये उल्लू बनाने की बात है, इसको अपन कर लेते हैं 37 और इसको कर लेते हैं 53 डिग्री, है ना। तो अपन को वैल्यूज याद है ना इनकी, इसलिए। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर इसकी लंबाई दे दी। यहाँ से डी दूरी पर इसका वेट लग रहा है, ऐसा ही बोल रहा है क्या? कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। ओहो हो, क्या जानने की इच्छा है उसकी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या अंतर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में अभी वैसे तुमसे बोला जाए तो कोई अंतर नहीं है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही चीज होते हैं, जब तक कि जी चेंज नहीं हो रहा है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जी होता है। एक इतनी बड़ी बॉडी ले ली कि उस बॉडी के दो पॉइंट पे जी सेम ही नहीं है, उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब है जहाँ पे पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान लो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है जहाँ पर पूरी बॉडी का mg एक्ट करता हुआ मान लो। mg कहीं ना कहीं तो लगेगा, वो जिस पॉइंट पे लगेगा उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई? अच्छा, अब हमसे जो ये कह रहा है, इसकी बात बड़ी विचित्र है। हमसे कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करो। तो हमने कहा यार देख, हम तो पता कर देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने के लिए ये रॉड कहीं जा नहीं रही। अगर ये रॉड कहीं नहीं जा रही तो इसके अबाउट क्या जीरो होना चाहिए? टॉर्क। हाँ या ना। और इस पे अगेन ये भी हैंग है, हैंगिंग पोजीशन में है, तो इसका टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और इस पे लगने वाला नेट जो फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए। तो बच्चे तुरंत समझ गए कि यहाँ पे अगर मान लो टेंशन T1 है, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रही है इसमें, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि इधर टेंशन T1 है, इधर की टेंशन T2 है। ये वाला एंगल अगर 37 है तो ये एंगल भी 37 हो जाएगा। तो ये एंगल 37 डिग्री है, एंड ये वाला 53 है, तो ये वाला एंगल 53 हो जाएगा। ये एंगल 53 डिग्री है। तो अपन यहाँ पे कंपोनेंट्स कर लेंगे, तो हो जाएगा T1 साइन 37, ये हो जाएगा T1 कॉस 37, इधर हो जाएगा T2 कॉस 53, ये हो जाएगा T2 साइन 53। इसमें इस रॉड की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, तो मतलब यहाँ पे जो वेट इसका लग रहा है W, यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W सस्पेंडेड एट रेस्ट बाई टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट। तो ये तो हो गया W इसका वेट। यहाँ से ये दूरी अगर इसने D दे रखी है तो यहाँ से टोटल दूरी हो जाएगी 2 माइनस डी, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 2 मीटर। चमक गई बात इतनी? यहाँ तक कोई डाउट? चलो, मैं कह रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब था कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना होना चाहिए? 0। तो लेफ्ट साइड में फोर्स कितना लग रहा है? T1 साइन 37, ये किसके बराबर होना चाहिए? T2 साइन 53 डिग्री के। लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स। तो लेफ्ट वाला फोर्स T1 साइन 53 कितना होता है? साइन 37 3/5। साइन 53 कितना होता है? तो अपने को एक रिलेशन पता चल गया, 3T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2। रिलेशन समझ में आ गया? ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम के बाद इक्यूबियम, इक्विलिब्रियम। फिर हमसे जो दूसरी चीज है कि अगर हम चाह रहे हैं कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो इस पॉइंट के अबाउट लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो जाए? 0। तो इस नेट, या एक काम करते हैं एफ वाई को भी 0 कर लेते हैं। एफ वाई भी 0 होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला फोर्स T1 कॉस 37 प्लस T2 कॉस 53, दिस शुड बी इक्वल टू W।
ऐसा होना चाहिए, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 है तो T1 cos 37 कितना होता है 4/5, और cos 53 कितना होता है 3/5 इज इक्वल टू W। तो यहाँ पर बच्चे काम करेंगे ना, T2 की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस T2 की वैल्यू वहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3T1/4 इंटू 3/5 इज इक्वल टू W। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 9/20 इंटू T1 इज इक्वल टू W। सही है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको अगर 16 और 9 होता है 25, तो हो जाएगा 25/20 इंटू T1, 25/20 इंटू T1 इज इक्वल टू W। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया अपने पास। इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5T1 इज इक्वल टू 4W। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो तुम्हारे पास दो रिलेशन आ गए, पहला रिलेशन तो ये हो गया और दूसरा रिलेशन ये हो गया। ये दो रिलेशन आने के बाद अब अपन को तीसरी इक्वेशन लगानी है। Fx 0 हो गया, Fy 0 हो गया, तीसरी इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो आओ टॉर्क टॉर्क खेलें। तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और इस कॉपी में अपन चलते हैं। और है ना, परेशान नहीं होना, ये ऑलरेडी अपन पीछे एक स्लाइड बना चुके हैं। चलो भाई, अब तीसरी इक्वेशन है टॉर्क को जीरो कर दिया जाए। तो टॉर्क को जीरो करने के लिए अपन ने क्या किया कि टॉर्क किसके अबाउट जीरो किया जाए, तो टॉर्क को मैंने इस पॉइंट ए के अबाउट जीरो कर लिया। तो टॉर्क अबाउट ए शुड बी जीरो। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो टॉर्क है, एक तो कौन लगा रहा है T1, लेकिन देखने वाली बात यह कि हमको परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है, लेना है, तो हमारे लिए काम का कौन है T1 cos 37, क्योंकि T1 sin 37 तो इसे पॉइंट से ही पास कर जाएगा, तो इसका तो टॉर्क आएगा नहीं। तो मेरे पास टॉर्क आएगा, तो मैं लिखूंगा T1 cos 37 इंटू कितनी दूरी पर लग रहा है D डिस्टेंस पे। ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसको मैंने नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट T2 cos 37 भी लग रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया। तो हो जाएगा ये T2 cos 53, 37 नहीं 53 है, इंटू यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 2 माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक तरफ बनेगा T1 cos 37 कितना होता है 4/5 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई D, एक को उस साइड ले जाएंगे तो बनेगा T2 cos 53 कितना होता है 3/5 इंटू डिस्टेंस हो गई 2 माइनस डी। ये माइनस था, उस साइड जाके कैसा हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर इस 5 से 5 कट गया। तो तुम्हारे पास जो कहानी बच रही है इधर, वो कहानी क्या है, तुम बोलोगे 4T1D इज इक्वल टू 3T2 2 माइनस डी। कितना बचा? अब T1 T2 में एक रिलेशन तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को अगर तुम देखोगे तो तुमने T1 T2 में क्या रिलेशन निकाला है 3T1 इज इक्वल टू 4T2। तो T1 की वैल्यू है 4T2/3। तो ये हो गई आपके पास 4T2/3 इंटू डी इज इक्वल टू 3T2 2 माइनस डी। तो क्या क्या कट गया, T2 से T2 कट गया, तो ये T2 से T2 कट गया। तो आपके पास अब क्या बचा T2 से T2 कटने के बाद, थोड़ा इसको और छोटा कर लें,
ये क्या हुआ? अच्छा यही छोटा हो गया, ठीक है। गंदी बात है तो, चलो अपन को क्या है। तो T2 से T2 कट गया तो इधर बच गया 16/3 D इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 माइनस डी। तो 16D इज इक्वल टू 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस डी। ये हो जाएगा 16D इज इक्वल टू 9 दूनी 18 माइनस 9D। 16 और 9 होता है 25, D इज इक्वल टू 18। तो D की वैल्यू आ जाएगी 18/25 मीटर। समझ गए बात? आराम से 2 मिनट दिमाग में जोर लगाओ, हमने क्या क्या किया। हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी निकाली है W, जिसको नहीं निकालते तो भी अपना काम चल जाता। तो आराम से दिमाग से सोचो क्या क्या किया है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 72/72 होता है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 72 हो गया। 72/100 मतलब 0.72। तो ये 0.72 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार वेट्स 1800 kg। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सेल इज 1.8 मीटर। मतलब अगर कार को देखोगे तो कार में पीछे वाला पहिया, आगे वाला पहिया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर अपन को दे रखी है, और इसका टोटल वेट है 1800 kg। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.5 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल। तो इसको अपन फ्रंट मान ले, तो इसको फ्रंट व्हील मानेंगे तो यहाँ से जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास है 1.5 मीटर बिहाइंड। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड लेवल ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। मतलब यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ mg लग रहा है। ये सिचुएशन है। इसका नाम अगर अपन n1 बोल दें और इसको अगर n2 बोल दें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एक कार है, कार में व्हील होता है, आगे पहिया है, पीछे पहिया है। अभी में एक एक पहिया करके समझते हैं। आगे एक पहिया, पीछे एक पहिया। तो फ्रंट व्हील जमीन से टच होगा तो जमीन नॉर्मल लगाएगी, बैक व्हील भी जमीन से टच होगा तो ये भी नॉर्मल लगाएगी। उसका खुद का कुछ वेट है, सेंटर ऑफ मास इसने ऑलरेडी दे दिया, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है। इतना क्लियर? अब वो ये जानने की इच्छा रखता है कि n1 और n2 कितना होना चाहिए। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में गौर से देखो तो उसने बोल रखा है कि ऑन ईच फ्रंट एंड बैक व्हील, जो टोटल टायर कितने होते हैं, 4। तुमने जो n1 माना है वो आगे वाले दोनों टायर को मिला के माना है, n2 माना है वो आगे वाले दोनों टायर को मिला के माना है। तो अगर ये दो अगर टायर हैं तो एक पे अगर n1 है तो दो पे कितना हो जाएगा, 2n1। एक पे अगर n2 है तो दो पे कितना हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ईच का मतलब है कि भाई एक व्हील पे मैंने बैक वाले पे n2 मान लिया और फ्रंट वाले पे कितना मान लिया, n1। तो n1 और n2 तो दो है तो 2n1, और इधर दो है तो 2n2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद आपके सारे वही बेसिक कहानियां शुरू हो जाती हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रोटेशन में, जो मैंने तुम्हें बता रखी हैं। इक्विलिब्रियम में सिचुएशन है क्योंकि कार रुकी हुई है। इक्विलिब्रियम में हमें पता है fx 0 होना चाहिए, जो कि x में कोई फोर्स ही नहीं है तो 0 ही है। दूसरा fy 0 होना चाहिए। fy को 0 करने के लिए अपन ने बोल दिया 2n1 प्लस 2n2 शुड बी इक्वल टू mg। m है इसका 1800, तो हो जाएगा 1800 जी। तो ये हो गया आपके पास 1800 जी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 900 जी। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम टॉर्क की। तो टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क को 0 करना है तो n2 डायरेक्टली निकाल लूंगा, पॉइंट का नाम कर देता हूँ a c एंड b। मैं कह रहा हूँ कि a के अबाउट टॉर्क को 0 करेंगे, क्योंकि a के अबाउट टॉर्क 0 करने से n1 का टॉर्क 0 डायरेक्टली क्या आ जाएगा, n2। ये बात मैं बता रखी है पहले कि कैसे खेलना होता है। तो टॉर्क अबाउट ए 0 करने पे n1 का टॉर्क 0, तो तुम्हारे पास टॉर्क आएगा mg का, दैट इज 1800 जी इंटू कितनी दूरी पे लग रहा है,
1.5। डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ए पॉइंट के अबाउट ये इसको ऐसे घुमा रहा है ना, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। ये N2 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पॉजिटिव, तो प्लस ट्वाइस ऑफ N2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1.8, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया? N2। तो यहाँ से अपने बच्चे N2 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू, ये बचेगा एक साइड 1800 इंटू 15। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। 10 इंटू 1.5 कितना हो गया? तो मैंने 15 लिख दिया। इधर से नीचे लेके जाएंगे तो ये 18 दूनी कितना होता है? 36, तो हो जाएगा 3.6। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 15/2। तुम्हें चमका मैंने क्या किया? तो ये 150 हो जाएगा। कैलकुलेशन है, आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आ गया, ऊपर 1800 नीचे 36 है, तो 18 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 100, और नीचे कितना बचेगा? 2। तो ये सॉल्व होके आ गया 7,500 7,500 न्यूटन। चमक गया N2। अगर N2 इतना है तो N1 आ गया ना पहले से। तो इन इक्वेशन नंबर 1, इन पहली इक्वेशन में डाल लेंगे तो N1 हो जाएगा मेरे पास 900, मतलब 9000, जी की वैल्यू 10, माइनस का N2, तो 9000 माइनस 7,500 कितना बचता है? 2,500, 1500, 1500। तो N1 आ गया 1500 न्यूटन। चमक गई बात? तो फंडामेंटल थोड़ी चेंज हो रहे हैं, फंडामेंटल तो क्या है? फोर्स को जीरो करो, टॉर्क को जीरो करो और आंसर लिखो। इसके अलावा थोड़ी कुछ नया काम कर रहे हैं अपन। कुछ नया काम कर रहे हैं क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड सिलेंडर बोथ हैविंग सेम मास एंड रेडियस। तो हमें पता है कि जो हॉलो सिलेंडर है, उस हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैंने I1 नाम दे दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का mr², क्योंकि वो रिंग की तरह काम करेगा, और सॉलिड वाले का I2 मान लिया तो हो जाएगा डिस्क की तरह mr²/2। ठीक, अब वो कह रहा है कि इन दोनों पे मैंने टॉर्क लगाया इक्वल। ठीक है, द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट its स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एंड पासिंग थ्रू its सेंटर, विच ऑफ द टू अक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर अ गिवन टाइम। बहुत बढ़िया। ओमेगा किसका ज्यादा होगा? तो हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला था ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका ओमेगा ज्यादा होगा। हाँ है ना? और अल्फा उसका ज्यादा होगा जिसका टॉर्क ज्यादा होगा। सही बात है। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। टॉर्क तुम्हारा दोनों पे कैसा है? सेम। तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा। इनमें से आई किसका ज्यादा है? हॉलो का या सॉलिड का? तो हॉलो का अगर आई ज्यादा है तो हॉलो का अल्फा क्या होगा? अगर हॉलो का अल्फा कम होगा तो हॉलो का ओमेगा भी कम होगा। तो मैं कंक्लूड करता हूं, आई ऑफ सॉलिड इज लेस देन आई ऑफ हॉलो। इसका मतलब अल्फा ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ हॉलो, और अगर सॉलिड का अल्फा ज़्यादा है तो ओमेगा भी सॉलिड का ज़्यादा होगा, इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ हॉलो। चमक गई पूरी कहानी? बेसिक है तो फंडामेंटल है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पर बेस्ड है। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया? A solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed of 100 रेडियन पर सेकेंड। तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस मास इसका है 20 kg,
एंगुलर स्पीड ओमेगा है 100 रेडियन पर सेकेंड, एंड इसकी जो रेडियस है आर वो अपने को दे रखी है 0.25 मीटर। बोला व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर। ये तो घटिया क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूला याद है। आई की जगह ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, आई है तुम्हारे पास एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, खत्म। वैल्यू डालनी है, कर लेंगे आप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे मास भी पता है, ओमेगा भी पता है, आर भी पता है। मास की वैल्यू, आर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू डालनी है। सिमिलरली यहाँ पर भी मास की वैल्यू, आर की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू डालनी है। कर पाएंगे? आसान है तो करना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस अपन करा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको घर पे जाके भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस, ऐसा तो नहीं कि यहाँ क्लास में पढ़ के चले जाके भूल जाते हो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में पास होना है तो कम से कम इन्हें तो कर ही लो अच्छे से, इसीलिए तो मैं क्लास में करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विद हिज 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। एक बच्चा है ऐसे सेंटर टेबल जो घूम सकती है उस पर से हाथ फैला के खड़ा है। फिर कह रहा है कि द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो उसने ओमेगा दे दिया अपने को कि ये 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट से वो जो टेबल है, टर्न टेबल, ये घूम रही है। और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है ऐसे अपने हाथ फैला के, हाथ ज़्यादा बड़े। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड if he folds his hand back and thereby reduces his moment of inertia to 2/5 of the initial value। भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन ने किया था, एक डिस्क घूम रही है, दूसरी डिस्क घूम रही है, डिस्क के ऊपर डिस्क रख दी, तो बताओ फाइनल ओमेगा क्या होगा, हाँ या ना। इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या? एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व। तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। फंडामेंटल क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, उस वक्त इसका ओमेगा 40 था। फिर उसने अपने दोनों हाथों को पकड़ के अपने पास कर लिया, इससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रह गया, 2/5। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 ऑफ इनिशियल, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है, इनिशियल वैल्यू का 2/5। ये हो जाएगा ओमेगा 2। अब यहाँ से आई से आई कट गया, आई से आई कट गया, तो ओमेगा 2 कितना आ गया, 40 इंटू 5/2। तो ये हो जाएगा 200/100, मतलब 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हो गया सॉल्व, आसान है। Show that the child's new kinetic energy of the rotation is more than the kinetic energy of the rotation previous वाली। How do you account this increase in kinetic energy? Again दूसरा एक और घटिया क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे बच्चों ने पढ़ा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i। अब तुम नलायक लोग क्या कह रहे हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुमने कम कर दिया, एल तुम्हारा है हमेशा सेम, एल सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सॉरी, अगर आई को कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि आई किस में है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर को कम किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि इनिशियल से ज़्यादा होगी, तो वो तो दिख ही रहा है ना, आई को अगर कम करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो आई को तुमने कितना किया है, 2/5। तो यहाँ पर अगर नीचे आई को 2/5 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 5/2 हो जाएगी, 5/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। अभी बुद्धि में आया कि नहीं आया, ये बुद्धि बंद हो चुकी है, नींद में से बाहर नहीं निकल पा रहे ना।
है? उठी नहीं है अभी तक? अच्छा, वो तो भाई गजब सो रहा है। क्या हो गया? तन्मय? पता नहीं कौन से नशे किए थे रात में। कितने बजे सोया था? तो यार नींद पूरी हो जानी चाहिए थी फिर तो। मैं 2 बजे सोया हूँ, तब मैं उठ गया था सुबह 7:30 बजे। क्या हो गया तुमको? कोई बीमारी? कहीं प्यार की बीमारी तो नहीं हो गई तुमको? ऐसी बीमारियों से दूर रहना है। समझ गए कहानी? अबे उसकी नहीं ये। हाँ, उसकी कहानी नहीं समझनी है। कि अगर आई को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सॉल्व भी कर लेते हैं, लाओ यार, अब तुम लोग इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो। चल, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा है यार। तुमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/I है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे Ke1/Ke2 इज इक्वल टू I2/I1। I2 इज 2/5 ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल। तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2। तो काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी 5/2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अरे जाना भाई, समझ गए बात को? ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड ओवर अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। 3 kg का सिलेंडर है, रेडियस 40 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन? ये क्वेश्चन अपन ने किया यार। हाँ यार। व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप देयर इज अज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग? ये क्वेश्चन कर रखा है अपन ने। ये क्वेश्चन तो ये था, टॉर्क लगेगा आई अल्फा के बराबर। टॉर्क कौन लगाएगा? एफ। तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू, ये सिलेंडर है हॉलो, दैट इज mr² इंटू अल्फा। फोर्स है 30, रेडियस से रेडियस कट जाएगा, इज इक्वल टू मास। मास है इसका 3, रेडियस है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, इंटू अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा तुम्हारे पास 10/0.4 मतलब 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ है ना? ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। अल्फा पता चल गया, उसने अल्फा पूछा है, फिर क्या पूछा है कि लीनियर एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो लीनियर एक्सेलरेशन ए टी पूछा है। ए टी किसके बराबर होता है? आर अल्फा का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियस कितनी है? 0.4। अल्फा कितना है? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ही होगा, बट 10 होगा। 1 कैसे हो जाएगा? 10 होगा ना। ठीक है। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इसमें कोई भी महान काम नहीं किया अपन ने। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दिया एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा लगा दिया। ये क्वेश्चन 2 बार किया है अपन ने, एक तो क्लास में किया है, दूसरा इलस्ट्रेशन में किया है, एग्जाम्पल्स जब कर रहे थे एनसीईआरटी के। नींद में हो तुम्हें क्या पता? इतनी मेहनत करके बेचारा क्लास में आया है, फिर होता है बेटा, होता है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 15, 16, 17। चलो, कितने हो गए? 13। 4 क्वेश्चन और। टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड, एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन। तो टॉर्क 180 न्यूटन है, न्यूटन मीटर। ओमेगा की वैल्यू है 200 रेडियन पर सेकेंड। इतना ही समझो, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पावर पूछा है, पावर क्या हो जाएगा? टाउ इंटू ओमेगा, खत्म। आया ना? वैल्यू डालो, आंसर निकालो, खत्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इंप्लाइज जीरो टॉर्क। ये सब बेफालतू की बातें हैं, कोई भी सेंस नहीं है। टॉर्क पावर इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा, सीधा मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, अरे वाह,
चलो कोई तो क्वेश्चन मिला जो पुराने डिस्क वगैरह से रिलेटेड है। कह रहा है कि इसमें से r/2, अच्छा, ए होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट। ठीक है भाई, द सेंटर ऑफ द होल इज एट द डिस्टेंस r/2, मतलब इसको ऐसे काटा है। ये कर रखा है अपन ने, क्लास में किया है। तो क्या आंसर आया था इसका? r/6 है ना, r/6 आया था। लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी, r/6 आया था। मतलब यहां से r/6 माइनस r/6 आया था पोजीशन, है ना। ये क्वेश्चन भी फिर करने की जरूरत नहीं। वाह, अब तो जल्दी हो जाएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं क्लास। कक्षा में किया हुआ प्रश्न है, क्लास में किया है। A meter stick is balanced on a knife edge at its center। भाई साहब, मीटर स्टिक मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। मीटर स्टिक का मतलब ये है कि इसकी लेंथ 1 मीटर है। सबसे पहली बात ये, तो लेंथ को लेके कोई टेंशन नहीं है, लेंथ इसकी 1 मीटर हो गई। बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ, एक नाइफ पे एट सेंटर, इसके सेंटर पे अपन ने मतलब एक नाइफ रख दिया। नाइफ लगाने का मतलब है कि हम ऊपर इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं। When two coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at 12 सेंटीमीटर मार्क, तो यहाँ पे कहीं 12 सेंटीमीटर होगा, ये 50 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा, और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन ने दो कॉइन रख दिए, दोनों कॉइन दिख गए। तो इसका जो एक का जो मास है एक कॉइन का वो 5 ग्राम है, तो दो कॉइन हो गए तो इसका मास हो गया 2m। इतना चमक गया। इफ द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर, जो स्टिक है वो अपन ने 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है, मतलब तुमने चाकू भी लगा दिया। मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ, ये एज पे नहीं, एज पर है, मैंने गलत बनाया है। एज बोला है उसने, सेंटर थोड़ी बोला है। ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट सेंटर, आई सेंटर ही तो है। क्या कर रहा हूं मैं? दो कॉइन और रख दिए, तो दो कॉइन रखने पे वो अब 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है। व्हाट इज द मास ऑफ स्टिक? सुनो भाई क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को समझो। मैंने समझ लिया, अब तुम समझो। एक मीटर स्टिक है, वो कह रहा है कि एक एक चाकू की नोक पे, बॉलीवुड का गाना नहीं है, चाकू की नोक पे एक स्टिक को बैलेंस किया गया है, सेंटर पे बैलेंस हो रही है। इसका मतलब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। समझ गए बात को? इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पर है? वो सेंटर पे। तो मतलब इसका जो भी वेट लग रहा होगा, इसका अगर मैं वेट, अगर इसका मास m मान लूँ, तो इसका जो mg लग रहा होगा वो 50 सेंटीमीटर पे लग रहा होगा। ये इस पहली लाइन का मतलब है। इतनी बात चमक गई। अब उस चाकू वाकू को उन्होंने कहा हटाओ। अब कह रहा है कि मैंने काम किया कि मैंने इस चाकू को हटा दिया, और यहाँ पे ना मैंने दो सिक्के रखे, दो सिक्के रखे 12 सेंटीमीटर मार्क पे। तो 12 सेंटीमीटर मार्क ये होगा। यहाँ पे अपन ने दो सिक्के रखे, इन सिक्कों के रखने की वजह से अब इसका सेंटर ऑफ मास कह रहा है कि यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया, और वो कितनी दूरी पे आ गया? 45 सेंटीमीटर कह रहा है। अब वो जो रॉड है ना, वो 50 सेंटीमीटर पे नहीं बैलेंस हो रही, कहाँ पे बैलेंस हो रही है? 45 पे। तो शिफ्टिंग हो गई ना, तो नया सेंटर ऑफ मास अपने को पता चल गया। तो कह रहा है कि इसका वेट बताओ कितना है mg। तो आसान है अपने लिए क्वेश्चन ये। इसमें अपन को क्या करना है? घूम नहीं रही है तो नेट टॉर्क को जीरो कर देना है, नीचे की तरफ इस पे कितना लगा देंगे? 2mg। इसका मास कैपिटल M ले लेते हैं, वरना कंफ्यूजन आएगा। इतना चमक गया। सेंटर ऑफ मास का नाम मैंने O रख दिया, और सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है ये 45 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 45 है। तो टॉर्क अबाउट O कितना होना चाहिए? 0। लेफ्ट साइड वाला टॉर्क बराबर राइट साइड वाला टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या फिर एक साइड को पॉजिटिव एक साइड को निगेटिव मान लो। तो ये बताओ, ये 2mg इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? ओके अबाउट
ओ है ना, ओ के अबाउट ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, तो मुझे पता है कि टोटल 45 था, 45 में से 12 गए तो कितने बचे, 33। तो ये है 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि मेरे पास प्लस का 2 mg लग रहा है, और वो भी 33 सेंटीमीटर दूरी पे। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? माइनस ये जो इसका खुद का वेट है वो तो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल 50 था, ये 45 से तो कितनी बची है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको बोलूंगा माइनस का कैपिटल एम जी इंटू 5, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 mg तो मतलब 5 ग्राम है, तो मैंने इसको 5 ग्राम ही रहने दिया। 5 ग्राम मतलब ग्राम में आंसर निकाल लेंगे, तो 5 ग्राम इंटू जी इंटू 33 इज इक्वल टू कैपिटल एम जी इंटू 5। तो देख जी से जी तो कट गया, और इस 5 से 5 कट गया, तो तेरे पास जो मास आया वो कितना आया, 66 केजी या ग्राम, ग्राम, क्योंकि मैंने मास को चेंज नहीं किया। ठीक है, समझ गए बात को? तो हर बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टॉर्क को जीरो कर दो, फोर्स को जीरो कर दो, अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो उस केस में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। आओ अंतिम प्रश्न देखें। अंतिम प्रश्न ये कहता है कि द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज अ मास ऑफ 5.3 इंटू 10 है, मास कुछ है, ठीक है, मॉलिक्यूल का, एंड अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कुछ है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू एटम। एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, इनके सेंटर से पास करती हुई एक लाइन, इसके अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इनका मॉलिक्यूल का टोटल मास पता है। टोटल मास है मॉलिक्यूल का, ध्यान रखना, ईच नहीं लिखा है, ईच एटम का नहीं लिखा है। सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच अ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज 500 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड कहाँ गया, एंड that its kinetic energy of rotation is 2/3 of the kinetic energy of its translational। रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। ये गिवन इंफॉर्मेशन होगी। और फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ओमेगा इसने पूछ रखा है। तुम क्वेश्चंस को एक बार किनारे रख के सिंपल सा सिर्फ लास्ट पॉइंट सोचो कि रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ रखी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आया ना। 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसने जो हमसे पूछा है कि आप ओमेगा बता दीजिए, तो ओमेगा अगर यहाँ से निकाला जाए तो 2 से 2 तो कट गया, तो ये बचेगा 2/3 mv² और इसका आ जाएगा अंडर रूट। अब इसमें तुम्हें क्या नहीं पता है, सब कुछ पता है। अंडर रूट ऑफ 2/3, मास कितना दिया है, पूरे मॉलिक्यूल का ही मास दे रखा है, दैट इज 5.3 इंटू 10⁻⁻26। वी स्क्वायर वेलोसिटी कितनी दी है, 500 मीटर पर सेकेंड, तो 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुमको दे रखा है 1.94 इंटू 10⁻⁻46। ठीक है, इसको आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, और सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा का। ओमेगा का मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ, जो भी आंसर आएगा वही लिख लेना है। कहाँ गया भाई आंसर? कितना आंसर है? जो भी कह रही है बच्ची सही कह रही होगी। हाँ, कितना पद बोल रही है, 6.75 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड।
ऐसा कह रही बच्ची, इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस लिख लेने हैं, और लिखने के लिए मैं आपको इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, और अपन अगली क्लास में क्या सॉल्व करेंगे? ग्रेविटेशन। और आप लोग अपने टेस्ट की तैयारियां स्कूल में करते रहें अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।